अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर्स, दिस इज़ डॉक्टर वक़ास इनायत, ग्रेजुएट ऑफ एबर मेडिकल कॉलेज पेशावर। आज का टॉपिक है जेनेटिक्स। इस नए लेक्चर में हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जेनेटिक टर्म डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक टर्म्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर एमसीक्यूज़ आते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। आपको पता भी होगा, जीनोटाइप जो है ये जेनेटिक मेकअप है। जो पर्सन है उसका जेनेटिक मेकअप मतलब उसके जो एलील या जीन्स है वो किस किस्म के किस तरह से है, तो उसका जीनोटाइप कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सपोज कर लेते हैं एक पेशेंट है, इसका जीनोटाइप है ए, इस तरह के एलील है, दो एलील्स होते हैं, तो इस तरह से है तो इसका जीनोटाइप है, या ये इस तरह से है इसका जीनोटाइप है। अब ये जो एक्सप्रेस कर लेते हैं, मतलब इन एलील्स की जो फिजिकल अपीयरेंस आ जाती है तो उनको कहते हैं फिनोटाइप। जो फिजिकल अपीयरेंस आ जाती है इसको फिनोटाइप कहते हैं। इससे आप याद रखिए, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, लेट सपोज मैं सपोज कर लेता हूँ कि आई कलर की बात कर लेते हैं। अगर डबल ए ये कैपिटल आ जाता है तो ये ग्रीन आइज के लिए है। अगर इस तरह से आ जाए तो फॉर एग्जांपल ये है ब्लू आइज़ के लिए। तो ये जो है ये इसका जो जेनेटिक मेकअप है, ये जीनोटाइप कहलाता है कि इसके किस किस्म के जीन्स है, किस तरह से है, और जो फिजिकल अपीयरेंस आ जाती है ये इसका फिनोटाइप कहलाता है। तो ये हमारे साथ होगा। अब आते हैं सबसे पहले जो हमारे साथ है वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होता है, अक्सर हमारे साथ दो एलील्स होते हैं। इनमें से जो डोमिनेंट वन होता है वो अक्सर एक्सप्रेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये कैसे तो ये डोमिनेंट है तो ये एक्सप्रेस करता है। लेकिन कभी जो दो एलील आ जाते हैं और दोनों डोमिनेंट होते हैं, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, उसको कोडोमिनेंस ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दो ऐसे आ जाए ब्लड ग्रुप की अगर बात कर ले, ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी प्रेजेंट करता है, बी भी, दोनों फिनोटाइप के लिए हम कहते हैं इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। तो दोनों एलील ने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, इसको कोडोमिनेंस कहते हैं। इसमें ब्लड ग्रुप से इसमें एल्फा वन ट्रिप्सिन है, चिले ग्रुप्स इसमें शामिल है। फिर आता है वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी में क्या होता है, इसमें जो एक्सप्रेशन होती है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होती है वो वेरिएबल होती है। जीनोटाइप सेम रहता है लेकिन डिफरेंट लोगों में इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो डिफरेंट आ जाती है, किसी में कम आ जाती है, किसी में ज़्यादा आ जाती है, तो इसको वेरिएबिलिटी कहते हैं एक्सप्रेशन की। जैसे फॉर एग्जांपल, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1, इसका जो जेनेटिक जीन है वो है NF1 न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 1 ये जीन है। तो अगर ये दो पेशेंट्स में एक्सप्रेस करता है, पेशेंट 1 एंड पेशेंट 2 में, तो इसमें एक्सप्रेस किया बहुत ज़्यादा सीवियरली एक्सप्रेस हुआ। उसके जो इफेक्ट्स थे वो सीवियर थे, जब इसमें कम थे। तो ये मतलब जीनोटाइप उनका सेम जीन है, सेम म्यूटेशन हुई है, लेकिन डिफरेंट केस में सीवियरिटी ज़्यादा होती है, दूसरे में सीवियरिटी कम होती है, तो इसको वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी कहते हैं। अब आते हैं इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस की तरफ। पेनिट्रेंस जानते हैं, पेनिट्रेंस क्या चीज़ है? पेनिट्रेंस ये होता है कि जो हमारे पास जो पेशेंट है उनमें जो जीनोटाइप होता है उसकी वजह से जो एक्सप्रेशन आती है तो वो कितने ट्रांसफ़र होती है। मतलब फॉर एग्जांपल, लेट सपोज ये ब्राका1 जीन की म्यूटेशन ले लेते हैं। एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल 100 पेशेंट में ये ब्राका जीन 1 की म्यूटेशन है। अब ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 में ये एक्सप्रेस हो जाए, ज़रूरी ये नहीं है। अगर 100 के 100 में ये एक्सप्रेस हो जाता है तो ये 100% इसको पेनिट्रेंस कहते हैं कि 100% इसकी पेनिट्रेंस है। 100 के 100 लोगों में इस म्यूटेशन की वजह से कैंसर बन गया। लेकिन फॉर एग्जांपल 100 लोगों में ये जीन की प्रेजेंट था, लेकिन सिर्फ 80 लोगों में ये एक्सप्रेस हुआ, 80 लोगों में इसने कैंसर का। इसका तो मतलब ये है कि इसका पेनिट्रेंस है 80% और उसको इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस कहते हैं। सही है ना? तो इसमें ये लिखा है। अब इसमें इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस को आप फाइंड आउट कैसे करते हैं, जो सॉरी एरर्स ऑफ एक्सप्रेशन को, कि मतलब कितने लोगों में ये फेनोटिपिकल या फिजिकल एक्सप्रेस होगा। तो इसके लिए है कि पेनिट्रेंस को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इनहेरिटेंस के साथ। अब हर एक जीन के पेनिट्रेंस मालूम होती है कि फॉर एग्जांपल ये ब्राका1 जीन है, मैं लेट सपोज कर लेता हूँ, स्टडी से ये साबित हो चुकी होती है कि इसका फॉर एग्जांपल 80% है, या किसी और जीन म्यूटेशन 70%, मतलब ये कि 70% लोगों में एक्सप्रेस होता है। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इनहेरिटेंस के साथ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, ये डिपेंड करता है कि ये इसकी डोमिनेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट हो रही है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो रही है। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज एक्सप्रेस कर लेते हैं कि अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो अगर ये कंडीशन आएगी, फॉर एग्जांपल ये वाली कंडीशन आती है, इसके साथ अगर ये क्रॉस कर लेता है, ये दो तरह आएंगे इस तरह, तो ये जो कंडीशन आ रही है 50% चांसेस है, इसकी परसेंट 50% चांसेस है। इसके मुकाबले में अगर हमारे साथ हम करते हैं कि इसकी जो इनहिबिलिटी है वो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, तो फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे साथ और ये ऐसे हो गए। तो अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इस तरह से ये कैपिटल आएगा, ये आएगा, ये ऐसे आएगा। तो अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये एक्सप्रेस होगा, तो मतलब 25% है, 25%। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंट काइंड के, इससे आपको पता चलेगा। आगे हम ये पढ़ेंगे भी ऑटोसोमल डोमिनेंस और ये सारा आगे आ रहा है, तो आपको सारी से समझ आ जाएगी। तो ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस के बारे में था।
अब आते हैं प्लियोट्रॉपी के बारे में पढ़ते हैं। प्लियोट्रॉपी क्या है कि जो मतलब एक ही जीन है उसमें जो जीन की फिजिकल अपीयरेंस होती है वो मल्टीपल होती है। मतलब म्यूटेशन एक जीन में हुई है लेकिन उसके इफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो CFTR जीन में म्यूटेशन है लेकिन जो उसके इफेक्ट से वो थिकनेस बनाता है तो लंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट कर रहा है, GI ट्रैक्ट को भी इफेक्ट कर रहा है, पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी और मेल इनफर्टिलिटी, कितने सारे ऑर्गन्स उसने कर लिया हालांकि एक जीन में ये डिफेक्ट आया है। तो इस तरह से ये जो मल्टीपल करते हैं इसको प्लियोट्रॉपी कहते हैं। फिर आगे आता है एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन क्या चीज़ है? एंटिसिपेशन का मतलब ये है कि अगर एक जीन में म्यूटेशन हो गई तो जो सक्सेसिव जनरेशन आ रही होती है तो उनमें फॉर एग्जांपल पेरेंट्स में थी तो पेरेंट्स में इतना एक्सप्रेशन नहीं था, इतने सिवियर नहीं था, लेकिन जो सक्सेसिव बाद में जनरेशन है कि उसमें इनकी सिवियरिटी ज़्यादा होती है या उसकी आंसर अर्ली हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल हंटिंगटन डिजीज़। अगर पेरेंट्स में हंटिंगटन डिजीज़ है तो इनमें इतनी सिवियरिटी नहीं होगी जितना इनके बच्चों में ये सिवियर होगा या इतना अर्ली एज में ये इसकी आंसर होगी। सही है। अब है लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आए हैं। ये पेनिट्रेंस से एमसीक्यूज आया है और इकोनॉमिक्स से तो अक्सर ये ब्लड ग्रुप वाले एमसीक्यूज आते हैं। ये हमारे जो अभी पेपर हुआ था उससे में भी इससे एमसीक्यूज आया था। इसमें लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी का क्या मतलब है? लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी का मतलब ये है कि हमारे साथ दो जीन्स की होती है। ये फॉर एग्जांपल ये है दो जीन्स, या मैं इसको एक्सप्रेस कर लेता हूँ इसके ग्राफिकली विजुअली। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम्स है। अब होता क्या है कि ये जो है ना ये इसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन है T53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये ऑलरेडी म्यूटेटेड है, ये काम नहीं कर रहा, लेकिन ये कैंसर काज नहीं करेगा। जब ट्यूमर सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं तो कैंसर काज होना चाहिए, लेकिन ये कैंसर एक्सप्रेस नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मल ये क्रोमोसोम मौजूद है। ये तब काज करेगा जब इसमें भी जो जीन है ये म्यूटेट हो जाए या डिलीट हो जाए या एलिमिनेट हो जाए, तब जाके कैंसर बनेगा इस पेशेंट में। तो इसको कहते हैं टू हेड हाइपोथेसिस। ये एमसीक्यूज आया था। ये नर्सन हेड हाइपोथेसिस या टू हेड हाइपोथेसिस कहते हैं। टू हेड का मतलब ये है कि जो पहला वाला हेड था ये तो इनहेरिटेड हुआ या डेवलप हुआ पेरेंट्स में, फिर उसके बाद जो उनके बच्चे आए तो उनमें फिर क्या हुआ, ये दूसरा भी इसमें डिलीशन या म्यूटेशन हो गई तो उनमें क्या बना, कैंसर बना। तो इसको टू हेड हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या है? रेटिनोब्लास्टोमा है, लेंज सिंड्रोम है, जो हेरिडिटी नॉन पॉलीपोसिस कोलेक्टल कार्सिनोमा या लीफ रोमेन सिंड्रोम है। हमारे पेपर में तो लीफ रोमेन सिंड्रोम के T53 जीन है। अब बताए कि उसमें जो था इसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है। कहते हैं कि दोनों एलील ऑलरेडी म्यूटेट हुए होते हैं पेरेंट्स में, कहते हैं कि नहीं बच्चों में दोनों एलील म्यूटेट होते हैं। तीसरा ऑप्शन था कि नहीं, एक एलील जो था वो म्यूटेटेड था पेरेंट्स में, दूसरा बच्चों में हो। तो ये वाला ऑप्शन उनमें ठीक आ रहा था, तो ये आपने याद रखना ज़रूरी है। इसके बाद आता है एपिस्टेसिस के बारे में। एपिस्टेसिस क्या है? एपिस्टेसिस में ये होता है कि एक एलील जो है ना दूसरे एलील के फेनोटाइप को इफेक्ट कर रहा होता है। इधर मैं आप बना देता हूँ फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, इधर एक एलील है और दूसरा एलील इधर है। तो ये जो एलील है जो ये प्रोडक्ट बना रहा है फिजिकल एक्सपीरियंस, ये इसके फिजिकल एक्सपीरियंस को फॉर एग्जांपल ये एक करेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ये दूसरे करेक्टर को, लेकिन इसका इस पे इफेक्ट है या इसको मॉडिफाई करता है या कम कर देता है, तो इसको एपिस्टेसिस कहते हैं। जैसे अल्बिनिज्म या एलोपेशिया में, एल्बिनिज्म में कलर होती है ना, वाइटनिंग हो जाती है, एलोपेशिया हेयर फॉल होती है। तो एक गली दूसरे को क्या कर लेता है, ज़्यादा सीवियर या कम कर लेता है। इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी में एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें इसकी वजह से होते हैं नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है। आई होप ये आपको आता होगा। माइटोसिस में जब इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट ना हो जाए तो नॉन डिसजंक्शन को कहते हैं। इसमें डाउन सिंड्रोम है, टर्नर है, ये वगैरह अनकोजेनेसिस जो होती है अक्सर ये इस पे भी आता है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है तो नॉन डिसजंक्शन सिंड्रोम वगैरह होते हैं। अगला है डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन। उसमें होता क्या है? फॉर एग्जांपल हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है हमारे साथ, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो इसमें ये डोमिनेंट है तो ये एक्सप्रेस करता है, जो नॉन डोमिनेंट हो तो एक्सप्रेस नहीं करता। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये क्या होता है कि जो नॉन डोमिनेंट है ये एक ऐसा प्रोटीन बनाता है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाता है जो आके जो नॉर्मल प्रोटीन, ये जो नॉर्मल प्रोटीन बना रहा होता है उसको आके इनहिबिट कर लेता है। तो जो ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव म्यूटेशन है ये वाला। इसमें जो म्यूटेशन है जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनाता है लेकिन डोमिनेंट कर जाते हैं दूसरे पर, उसको भी इनहिबिट कर लेते हैं जो नॉर्मल, तो उसको ये कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसमें यह है कि अगर म्यूटेशन हो जाए P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन में तो ये एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो जाके बाइंड करेगा डीएनए के साथ, और जो वाइल्ड टाइप है मतलब जो नॉर्मल P53 है ना वाइल्ड टाइप, उसको कहते हैं जो कॉमनली प्रेजेंट होता है और नॉर्मल होता है, तो उसके साथ बाइंड करके उसकी फंक्शन को स्टॉप कर देगा। तो ये इसके लिए था। अब है लिंक डिसइक्विलिब्रियम। लिंक डिसइक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? होता कुछ ये है कि फॉर एग्जांपल इनमें ये है, मैं एक्सप्रेस कर लेता हूँ एग्जांपल से कि ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो इस पर एक ये जीन मौजूद है और दूसरा ये जीन मौजूद है। तो इन दो एलील्स की
एक साथ होना, ये जब ट्रांसफ़र करते हैं ना तो ये एक साथ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इनकी बाई चांस इनकी जो आप कहते हैं कि बाई चांस ये एक साथ जाएंगे, तो लेकिन हकीकत में बाई चांस से भी ज़्यादा जाते हैं। मतलब बाई चांस आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक साथ नहीं जाएंगे, लेकिन हकीकत में ये हमेशा साथ साथ रहते हैं ज़्यादातर। तो ये लिंक डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लोजली प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे। अब फॉर एग्जाम्पल ये एलील है और ये एलील है, तो इनके बीच अगर ये ट्रांसफ़र होगी तो इनके बीच ये आसानी के साथ ये अलग अलग जाएंगे। लेकिन ये दो अलग अलग नहीं हो सकते क्योंकि ये बहुत करीब मौजूद है। इसमें इसीलिए जीन सेफ्टी या जीन ये शामिल है। तो इसमें ये लिखा है लिंक रेटिकुलम, और उसको हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन में। आप किसी एक फैमिली में नहीं कर सकते, इसके लिए लार्ज पॉपुलेशन चाहिए, लार्ज नंबर। उसमें हम इसको स्टडी करते हैं कि कौन कौन से एलील एक साथ साथ जा रहे हैं, कौन कौन से अलग जा रहे हैं। तो इसको लिंक रेटिकुलम कहते हैं। फिर आते हैं मोज़ेकिज़म। मोज़ेकिज़म में क्या होता है कि जब जेनेटिकली डिफरेंट या डिस्टिंक्ट सेल लाइन मौजूद है, एक इंडिविजुअल में डिफरेंट सेल लाइन मौजूद होते हैं, तो उसको मोज़ेकिज़म कहते हैं। तो फिर इसके दो टाइप्स, एक सोमेटिक है, एक जर्म लाइन है। होता कुछ यूँ है कि फॉर एग्जाम्पल ये एग है और ये स्पर्म है, इसमें ऑलरेडी म्यूटेशन हो चुकी है। ये जब आके इसके साथ मिलेगा, ज़ायगोट बनाएगा, तो इसमें ये म्यूटेशन है। तो जितने भी सारे सेल आएंगे तो सब में ये म्यूटेशन होगी, सही है ना। तो ये इसको वजह से क्या हो जाती है, ये मोज़ाइकिज़म होती है। लेकिन ये पेरेंट्स और रिलेटिव्स में नहीं होती, लेकिन जो बाकी जो बच्चे हो जाते हैं उसमें ये मोज़ाइकिज़म मौजूद होती है। ठीक है ना। तो ये दोनों मिले थे, तो ये कुछ ठीक भी होंगे और कुछ इसमें म्यूटेटेड भी होंगे, तो ये डिफरेंट लाइंस बन गए। अब अगर ये सोमेटिक में है, सोमेटिक में क्या होता है कि ये ऑलरेडी ये फॉर एग्जांपल स्पर्म में आके मिल के ये ज़ायगोट बना लिया, तो ये ठीक होता है। ये फिर डिवाइड होकर ऐसे इनमें से एक अचानक म्यूटेट हो जाता है, तो इनके जो अगली नस्ल चलेगी और सारी म्यूटेटेड होगी, ये दोनों इसकी सारी नॉर्मल रहेंगे। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ के लाइंस बन गए एक ही इंडिविजुअल में। तो इसको सोमेटिक, क्योंकि ये सोमेटिक सेल से आए थे, तो ये कुछ ही ऑर्गन में एक्सप्रेस होंगे, लेकिन जर्मलाइन वाले सारे में एक्सप्रेस हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, मैक्यून एल्ब्रेट सिंड्रोम। इसमें ये जो जीएनएस इसमें म्यूटेशन हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑलरेडी स्पॉट्स बनेंगे, ये जो आप देख सकते हैं, सही है। इसके अलावा फाइब्रस डिस्प्लेसिया हो जाएगी, जिसमें बोन रिप्लेस हो जाएगा विद कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट, नरम हो जाता है। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोक्राइनोपैथी होती है, जिसमें सबसे एक है कि प्यूबर्टी वक्त से पहले आ जाती है। अगर ये जर्मलाइन म्यूटेशन हो, अगर बिफोर फर्टिलाइजेशन हो जाए ना, मतलब जर्मलाइन हो, तो ये लीथल होता है, मतलब बच्चा इतना सर्वाइव ही नहीं कर सकता। फिर आगे है लोकस हेटेरोजेनिटी। लोकस हेटेरोजेनिटी में क्या होता है, इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये सपोज कर लेते हैं ये क्रोमोसोम्स है और ये दूसरा क्रोमोसोम्स है, तो ये इधर एक एलील है, दूसरा एलील इधर है, ठीक है। लेकिन ये अगर इसमें भी अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है तो इसकी वजह से एक डिजीज़ बनती है ए। लेकिन अगर इधर भी अगर कोई म्यूटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से भी डिजीज़ ए बनती है, तो इसको लोग हेटेरोजेनिटी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजीज़ ए है ये मल्टी जीनोमिक है, मतलब इसको मल्टीपल जीनोम्स इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर ये भी म्यूटेट हुआ है तब भी बनता है, ये भी होता है तब भी बनता है, हालांकि दो डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद है ये एलील्स, लेकिन ये सेम डिजीज़ बनाते हैं। तो इसको लोगस हेटेरोजेनिटी कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, इसमें अल्बिनिज्म है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है और हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया है। दूसरा क्या है, एलीलिक हेटेरोजेनिटी। एलील हेटेरोजेनिटी क्या है, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स है, इधर एक एलील मौजूद है, तो ये एलील अगर एक ही सेम जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी जगह एक कोई और एलील आ जाता है, उसकी वजह से डिजीज़ बनती है ए। अगर ये रिप्लेस किया विद दिस एलील, उसकी वजह से भी बनती है एलील ए। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि बीटा थैलेसीमिया के डिफरेंट आपने पढ़े होंगे, ये बी0 है, बी1 है, बीटा है, इसकी वजह से नॉर्मल होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा लेस सेवर होता है, बी0 हो तो मोर सेवर बीटा थैलेसीमिया बनता है, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इस तरह से सेम एलील है, सेम जगह पे मौजूद है, लेकिन इसके डिफरेंट म्यूटेशन आ जाते हैं, डिफरेंट एलील्स होते हैं सेम लोकेशन पे, और उसकी वजह से सेम डिजीज़ बनती है। तो ये था एलील हेटेरोजेनिटी। फिर आते हैं हेटेरोप्लाज्मी। हेटेरोप्लाज्मी में क्या होता है कि नॉर्मल और जो म्यूटेटेड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दोनों उसमें मौजूद होती है, और जिसकी वजह से वेरिएबल एक्सप्रेशन होती है। वेरिएबल एक्सप्रेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसकी एग्जांपल क्या है, लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। और याद रखें कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है सिर्फ मदर से चिल्ड्रन में पास होती है, पैटर्न मतलब बाप से नहीं आती। यूनिपेरेंटल डाइजोमी क्या है, यूनिपेरेंटल डाइजोमी ये होता है कि जो दो कॉपीज होते हैं, दो कॉपीज ये एक पेरेंट से आ जाते हैं, जबकि दूसरा वाला उसकी कॉपी उसकी जो है बिल्कुल खाली होती है, उससे कोई कॉपी नहीं आती, तो इसको यूनिपेरेंटल डाइजोमी कहते हैं। तो इस वजह से ये आ गया, सही है इसमें। अब अगर ये मेयोसिस वन के स्टेज पे हो जाए तो इसको हेट्रो डाइजोमी कहते हैं, हेट्रोजाइगस होगा। अगर मेयोसिस 2 में होती है तो उसकी वजह से होमोजाइगस आइसोडाइज़ोमी होगी, सही है ना। तो ये याद रख लें।
इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेडर-विली और एंजलमैन सिंड्रोम्स है ये आ जाते हैं। तो ये बात याद रखें, बाकी इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत कुछ खास नहीं है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं और ऐसे ना कभी आया है, लेकिन इसमें ये है कि जो बोटलनेक इफेक्ट है, नेचुरल सिलेक्शन, तो ये है कि जो बेस्ट सूट करते हैं वही एलील जो है बाकी रह जाते हैं, बाकी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये नेचुरल सिलेक्शन जैसे इवोल्यूशन। इसके अलावा जो बोटलनेक इफेक्ट है, इसमें क्या होता है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से कुछ एलील रिमूव हो जाते हैं, बाई चांस ख़त्म हो जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन नहीं होती, बाई चांस कोई डिजास्टर की वजह से ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बोटलनेक इफेक्ट है। जेनेटिक डिप यही है कि इसमें क्या हो जाता है, एक ड्रामेटिक शिफ्ट आ जाता है एलीलिक फ्रिक्वेंसी में, और ये भी बाई चांस होती है। मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पॉपुलेशन में ये एलील आता है, लेकिन उसमें चेंजेस आ जाती है, उसी फ्रिक्वेंसी से नहीं आता। तो ये बोटलनेक इफेक्ट है। तो इसमें इससे कभी ना कभी हमसे गुजर आया है और ना इतना वो है इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए कि कभी आया तो आपको इतना पता हो। आगे क्या है, आगे है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, उससे कभी कुछ खास एमसीक्यूज वगैरह नहीं आया, लेकिन इसमें आपने ये याद रखना है कि इसमें ये फार्मूला है, ये वाला कि ये इसके बराबर है, या पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 के बराबर है। इसमें ये किन चीज़ों के लिए है, इसमें जो सिंगल जीन होते हैं, सिंगल एलील की एक्सप्रेशन, ये मल्टीपल जीन्स के लिए नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैरेक्टर को मल्टीपल जीन्स इफेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, तो इनके लिए नहीं है, बल्कि अगर इसको सिर्फ एक ही जीन एलील इफेक्ट कर रहा है तो उसके को स्टडी करने के लिए ये फार्मूला है। उसमें क्या होता है, इसमें ये लिखा है कि अगर एक पॉपुलेशन में रैंडमली मैटिंग हो रही है तो एलील और जो जेनेटिक फ्रिक्वेंसी वो कांस्टेंट रहेगी। अगर इसमें ना म्यूटेशन हो रही है, ना नेचुरल सिलेक्शन हो रही है, ना कोई माइग्रेशन हो रही है, ना पॉपुलेशन, मतलब ना कोई इस पॉपुलेशन में आ रहा है, इस पॉपुलेशन से जा रहा है, तो उनमें जो एलील्स रहेंगे वो इसी तरह फ्रिक्वेंसी से जनरेशन टू जनरेशन आएंगे। इसकी एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं, ये एक एलील है कैपिटल ए और इस तरह से ए, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसमें 25% जो होंगे इस कंडीशन के आएंगे, 25% इस कंडीशन के होंगे, और जो 50% होंगे ये इस कंडीशन के होंगे, काइंड ऑफ कैरियर होंगे। तो ये जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहेगी अगर ये कंडीशन मेट करते हैं। तो इस को हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए था। बाकी अगर इसमें एक और बात याद रख ले कि अगर बहुत ही रेयर कंडीशन हो तो उसकी पी वैल्यू इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 रहती है। क्यों 1 रहती है, फॉर एग्जाम्पल क्योंकि क्यू वैल्यू ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच जाती है। बहुत ही रेयर कंडीशन है, तो रेयर कंडीशन कब होगी, फॉर एग्जाम्पल रेयर कंडीशन ऑटोसोमल रिसेसिव ले लेते हैं। कि एग्जाम्पल दी है किस चीज़ की, सिस्टिक फाइब्रोसिस की। सिस्टिक फाइब्रोसिस की देखिए एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कब एक्सप्रेस होगा, इसी फॉर्म में एक्सप्रेस होगा ना, डबल ए के फॉर्म में, और उसकी नॉर्मल परसेंटेज 25 है, लेकिन चूंकि ये रेयर डिसऑर्डर है तो ये क्यू 0 हो गया। जब ये क्यू 0 बन जाता है तो हमने ये फार्मूला पढ़ा इज इक्वल टू 1, जब क्यू 0 हो गया तो पी इज इक्वल टू, सिर्फ जो P है वो इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। तो मतलब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा कम है, ये इस तरह से आ ही नहीं रहा, बल्कि सारे ये कंडीशन वाले आ रहे हैं, एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा। ऑटोसोमल रिसेसिव है ना, उसको चांस ही नहीं मिल रहा तो एक्सप्रेस हो जाए। तो ये उसके लिए आप इसे कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।